हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 10। निम्नलिखित व्यवहार रणछोड़ की बही में कौन से खाते उधार और कौन से खाते जमा करोगे, बताइए। ओके, हम पढ़ रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में जो व्यवहार होते हैं उनकी दो असर होती है। एक असर उधार होती है और दूसरी असर जमा होती है। हमें पता चलना चाहिए कौन से असर कैसे होती है। ओके, व्यवहार में ये उत्तर ऐसे लिखना है। क्रम व्यवहार कौन सा है, व्यवहार जो है वो लिखना है। अब उधार असर और जमा असर, हमने उधार जमा के 3 नियम पढ़े थे। व्यक्तिगत खाते का नियम, माल संपत्ति खाते का नियम और उपज खर्च खाते का नियम। उधार असर में क्या होगा, व्यक्तिगत खाते के नियम में लेने वाले व्यक्ति के खाते उधार और जमा असर में देने वाले व्यक्ति के खाते जमा। माल संपत्ति खाते का नियम, माल संपत्ति आए तो उधार और माल संपत्ति जाए तो जमा। उपज खर्च खाते का नियम क्या है, खर्च और नुकसान उधार और उपज और लाभ हो तो जमा। इन उधार असर में 3 खाते लिखेंगे, जमा असर के 3 खाते लिखेंगे। क्रम, व्यवहार, उधार असर एंड जमा असर। ओके, इस तरह हम एक एक व्यवहार देखते जाते हैं। पहला व्यवहार, रणछोड़ ने ₹50,000 की पूंजी से धंधा शुरू किया। रणछोड़ ने कितनी पूंजी से धंधा शुरू किया, 50,000। तो यहाँ पे 50,000 रुपये आएंगे। रोकड़ क्या होगी, आएगी, इसलिए रोकड़ खाता उधार होगा। और धंधे में पूंजी आएगी, हमने पूंजी खाता देखा है व्यक्तिगत खाते में। रणछोड़ से लाभ मिलेगा, इसलिए लाभ देने वाले व्यक्ति का खाता जमा होगा। पूंजी खाता यहाँ पे जमा होगा क्योंकि पूंजी और संपत्ति पूंजी धंधे में आती है, तो पूंजी खाता जमा होगा। दूसरा है ₹20,000 बैंक ऑफ बड़ौदा में बढ़े। बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा एक लाभ लेने वाली संस्था है, ये व्यक्तिगत खाते में आएगा, हमें पता है। लाभ लेने वाले का खाता उधार, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता क्या होगा, उधार होगा। और 20,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में भरे, तो 20,000 रुपये हमारे पास से जाएंगे, तो माल संपत्ति रोकड़ है तो वो हमारी संपत्ति कहलाएगी, और पैसे जाएंगे तो वो जमा होंगे। यहाँ पे देखिए ₹20,000 बैंक ऑफ बड़ौदा में भरे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, लाभ लेने वाले व्यक्ति, इसलिए उनका खाता उधार होगा। और रोकड़ हमारे पास से बैंक में जाएगी, तो रोकड़ खाता क्या होगा, जमा होगा। तीसरा व्यवहार है ₹2,000 का माल नकद बेचा। नकद मतलब रोकड़ में बेचा। अब नकद में बेचेंगे तो रोकड़ हमारे पास आएगी। तीसरा व्यवहार देखिए, माल संपत्ति, रोकड़ हमारी माल संपत्ति है, इसलिए रोकड़ आएगी तो उसका खाता उधार होगा। और बेचा तो बिक्री खाता जमा होगा। समझ में आया, माल बेचते हैं तो बिक्री खाता जमा होता है। ₹6,000 का माल राधा को बेचा। अब देखिए, माल नकद में बेचा तो रोकड़ आएंगे, लेकिन राधा को बेचा, यहाँ पे कहीं भी रोकड़ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, यहाँ नाम का उल्लेख किया गया है, इसलिए हमें पता चलता है कि यह व्यवहार उधार व्यवहार है। कैसा व्यवहार है, उधार। ₹6,000 का माल राधा को बेचा, यह व्यवहार उधार व्यवहार है। राधा को उधार माल मिल रहा है, इसलिए राधा लाभ लेने वाली व्यक्ति है। लाभ लेने वाले के खाते को हम उधार करते हैं, इसलिए यहाँ पे राधा का खाता उधार होगा। समझ में आया, 6,000 का माल राधा को बेचा, और यहाँ पे जमा बेचते हैं, इसलिए बिक्री खाता जमा होता है। हमने आगे भी पढ़ा है, बिक्री खाता जमा होगा। पांचवा व्यवहार, ₹1,000 का माल नकद खरीदा। माल नकद खरीदा तो पैसे जाएंगे। समझ में आया, 1,000 का माल नकद खरीदा, अगर बेचेंगे तो बिक्री खाता जमा होगा, खरीदेंगे तो खरीद खाता जमा उधार होगा। खरीद खाता उधार और
माल बेचेंगे, फिर से पढ़ते हैं। ₹1000 का माल नकद खरीदा। अब खरीदी करेंगे तो हमारे पास से पैसे जाएंगे तो रोकड़ खाता जमा होगा। पैसे जाएंगे यानी कि रोकड़ खाता जमा होगा। यहाँ पे रोकड़ खाता जमा है और खरीद खाता उधार है। याद रखना, खरीद खाता हमेशा उधार होता है और बिक्री खाता हमेशा जमा होता है। छठा व्यवहार, ₹2000 का माल मीरा के पास से खरीदा। यहाँ पे रोकड़ खरीदा ऐसा कोई नहीं है। मीरा 2000 का माल मीरा के पास से खरीदा। यहाँ पे खरीद खाता तो उधार होगा क्योंकि माल खरीदा है। यहाँ पे देखिए 2000 का माल मीरा के पास से खरीदा, इसलिए खरीद खाता उधार होता है। माल संपत्ति में आएगा, माल तो है तो वो माल संपत्ति में ही आएगा। और लाभ देने वाली व्यक्ति है मीरा, क्योंकि वो उधार माल दे रही है तो हमें लाभ ही होगा। समझ में आया? हम उसका लाभ ले रहे हैं, इसलिए लाभ देने वाली है मीरा, तो मीरा का खाता जमा होगा। सातवां है, ₹1000 का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर हमारी संपत्ति है, वो धंधे में आएगा तो फर्नीचर खाता उधार होगा। माल संपत्ति में फर्नीचर खाता उधार। और 1000 का खरीदा तो 1000 रुपये हमारे धंधे से जाएंगे, तो रोकड़ एक संपत्ति है और रोकड़ खाता जमा होता है। समझ में आया? आठवां है, ₹300 का फुटकर खर्च चुकाया। फुटकर खर्च या नुकसान हो तो उसे उधार करते हैं, उपज और आवक लाभ हो तो उसे जमा करते हैं। फुटकर खर्च खाते को हम उधार करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, फुटकर खर्च खाता उधार और 300 का फुटकर खर्च खाता चुकाया तो पैसे हमारे जाएंगे, तो माल संपत्ति खाते में रोकड़ खाते जमा। ओके, 300 रुपये से। ₹200 डिविडेंड मिला। डिविडेंड मिला मतलब हमारी उपज हुई और पैसे आएंगे। डिविडेंड हमें मिलता है तो पैसे आएंगे, तो माल संपत्ति खाते में पहले हम उधार करेंगे। ₹200 डिविडेंड मिला तो रोकड़ खाता उधार, क्योंकि रोकड़ हमें मिलती है और डिविडेंड हमारी उपज है, इसलिए डिविडेंड खाता जमा होगा। ₹200 मजदूरी चुकाई। मजदूरी धंधे का खर्च है, इसलिए मजदूरी खाता उधार होगा। उपज खर्च खाते में देखिए मजदूरी खाता उधार और हमारी रोकड़ जाएगी, इसलिए रोकड़ खाता जमा। माल संपत्ति खाते में आता है रोकड़ खाता, तो रोकड़ खाता जमा होगा। ₹15,000 का यंत्र रमेश ब्रदर के पास से खरीदा। कितने का यंत्र? ₹15,000 का यंत्र रमेश ब्रदर के पास से खरीदा। तो रमेश ब्रदर यहाँ पे यंत्र धंधे में आ रहा है, हमारी संपत्ति है, तो माल संपत्ति खाते में यंत्र खाता उधार होगा। और रमेश ब्रदर से खरीदा तो रमेश ब्रदर हमें लाभ देने वाली व्यक्ति होगी, तो व्यक्तिगत खाते के नियम में आएगा रमेश ब्रदर खाते जमा। ओके, इस तरह व्यवहार की दोहरी असर होती है और व्यवहार की दोहरी असर में अभी के लिए ऐसे उधार और जमा, व्यवहार और क्रम व्यवहार, उधार असर एंड जमा असर आपको 3-3 खातों के आधार पर लिखना है। ये उदाहरण है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।